हाय फ्रेंड्स। अगर आप भी विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, चाहे वो आपका यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूएसए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि अब्रॉड की पूरी जर्नी कैसे दिखती है। ओके, ये जर्नी कैसे शुरू होती है स्टूडेंट प्रोफाइल से और खत्म कहाँ पे होगी, डिपार्चर पर। यानी मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा जब स्टूडेंट फ्लाइट पकड़ के विदेश के लिए निकलता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, मैं आपको 21 स्टेप में इसको इंफॉर्मेशन को बताऊंगा, जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए तीनों कंट्रीज के लिए होगा। और उसके थोड़े थोड़े अलग अलग जो प्रोसेस होंगे, हम एक एक करके इसको सबको कवर करेंगे, जो कि आपका स्टूडेंट प्रोफाइल से लेकर डिपार्चर तक। तो वीडियो को पूरा देखिए, और क्योंकि ये स्टेप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बताते हैं कि आप इस प्रोसेस में किस तरीके से इंफॉर्मेशन के थ्रू अब्रॉड के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। अभी सबसे पहला स्टेप यहां पे क्या है, स्टूडेंट प्रोफाइलिंग। अगर आप यहां देखेंगे, जो स्टूडेंट प्रोफाइल की मैं चेकलिस्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे स्टूडेंट की पूरी जानकारी लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसका जानकारी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, बैचलर है, या उसने मास्टर की डिग्री की हुई है, उसका परसेंटेज क्या है, सीजीए पे आपका सीजीपीए क्या है, या फिर आपका ये कोई बैकलॉग है तो वो भी उसको कंफर्मेशन देना चाहिए। उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, राइट, आपका बजट कैसा है, प्रेफर्ड कंट्री, वो किस प्रेफर्ड कंट्री को कंसिडर करना चाह रहे हैं, कोर्स वो किस तरीके का लेना चाह रहे हैं, या इनटेक की अगर मैं बात करना, कब वो जाना चाहते हैं, जनवरी में जाना चाह रहे हैं, मई में जाना चाह रहे हैं, या फिर सितंबर में जाना चाह रहे हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए तरीके से बताता हूं, तो शायद आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने बीटेक किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस है, 72% है, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी जॉब भी कर रहा है, 2 साल का उसका आईटी का एक्सपीरियंस है, और बजट उसने बताया कि भाई मेरा बजट 25 लाख रुपए का है, और वो चाह रहा है कि उसको मास्टर एमएस की डिग्री जो है वो एमएस इन डेटा साइंस करना है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल के आधार पर हम उससे सही यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करते हैं। तो अब यहां पे आता है कि कोर्स सिलेक्शन। मान लीजिए ये जो मैं कोर्स सिलेक्शन आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए कि स्टूडेंट है और को एआई यानी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। तो अब हम उसे बताते हैं पॉसिबल कोर्सेज कि भाई आपका एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमएससी डेटा साइंस है, एमएससी मशीन लर्निंग है, या एमएससी बिजनेस एनालिटिक्स है। इस हर कोर्स के बारे में हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, सिलेबस कैसा है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, सैलरी कितना मिलेगी, जॉब मार्केट कैसा है। और अगर बात आपका क्या नाम है, ये आपका न्यूजीलैंड का है, यानी मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या न्यूजीलैंड की, तो वहां पे पीआर अपॉर्चुनिटीज भी, जब मैं पीआर मींस परमानेंट रेजिडेंसी की अपॉर्चुनिटीज कितनी रहेगी, और वो किस तरीके से वहां पे उसको यूटिलाइज कर सकता है। अभी इसके जानने के बाद अगर आप देखेंगे, तो अब इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना। आप अगर यहां देखेंगे, ये यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की और एलिजिबिलिटी को, तो यहां पे अगर आप मेरे इस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखेंगे, तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटीज को हम 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अब वो 3 कैटेगरीज में पहला आपका हो गया ड्रीम यूनिवर्सिटीज। ओके, ये बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज ऑफ मेलबोर्न या यूनिवर्सिटीज ऑफ एडिनबर्ग, राइट, यहाँ पे आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि उसका बहुत सी कंट्रीज के साथ कंपटीशन होता है। दूसरा हमारा जो डिफाइंड होता है वो होता है आपका टारगेट यूनिवर्सिटीज। इनमें आपके चांसेस हाई होते हैं, जैसे कोवेंट्री यूनिवर्सिटीज हो गया, या डाइकन यूनिवर्सिटीज हो गया। और तीसरा आपका जो होता है, जिसे हम कंसिडर करते हैं सेफ यूनिवर्सिटीज, यहां एडमिशन आप ये मान के चलिए लगभग गारंटेड होता है। जैसे आपका यूनिवर्सिटीज ऑफ ईस्ट लंदन हो गया, या चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटीज हो गया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, 2 आपकी, जैसे मैंने बोला ड्रीम यूनिवर्सिटीज, 3 आपकी हो गई टारगेट यूनिवर्सिटीज, और 3 आपकी हो गई सेफ यूनिवर्सिटीज। यानी टोटल हम आपकी यूनिवर्सिटीज जो है वो टोटल 8 लेके चलते हैं। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी चेक कैसे किया जाएगी। देखिए, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हर यूनिवर्सिटीज की एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे बैचलर में मान के चलिए, अगर आपने कोई बैचलर की डिग्री की है, तो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। और डेफिनेटली आप अगर बाहर जा रहे हैं, तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट तो कहीं ना कहीं मैंडेटरी होती है। उसी के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको करना पड़ता है। तो जैसे एक मैंने नाम बताया, IELTS में
इसमें आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 6.5 होना चाहिए, वो मैंडेटरी आपको क्लियर करना पड़ता है। डेफिनेटली इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी बैंड में 6 से कम अगर मैं बात बोलूं नहीं है, या फिर पीटी है, या फिर आपका टॉफेल है, तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से रहता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में, जैसे अगर मैं बात करूं आपकी यूएसए में, वहां पे तो आपका ये कि एंट्रेंस एग्जाम भी लगते हैं, जैसे जीआरई हो गया, जीमैट हो गया, सेट हो गया, या एसीटी हो गया, लेकिन ये हर जगह मैंडेटरी नहीं है और ये होते भी नहीं है। तो इससे आपको बस ये है कि एक आइडिया लेना है कि हमको किस तरीके से अगर बाहर जाना है तो कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपकी ये चीज शॉर्टलिस्ट हो जाती है कि आपकी ड्रीम, टारगेट और सेफ रिलेटेड यूनिवर्सिटीज है, आप एलिजिबिलिटी को करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो ये आता है डॉक्यूमेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना होता है, वो सारी तैयारी, जैसे आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, कॉमन सी बात है, आपका 10th या 12th की मार्कशीट लगेगी, ओके, उसमें आपके डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, पासपोर्ट है, रेज्यूम है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है यानी एसओपी है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लगेगा, जिसे हम शॉर्ट में एलओआर भी कहते हैं, एक्सपीरियंस लेटर है, पे स्लिप्स है अगर आप जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एसओपी की। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं यहाँ पे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें हमको एक्सप्लेन करना होता है आपने ये जो कोर्स है वो क्यों चुना है, ये यूनिवर्सिटीज आप क्यों चुन रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा आपके कैरियर गोल्स क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप ये कंट्री क्यों चुन रहे हैं। आमतौर पर एसओपी जो हमें बनाना होता है वो आपका 800 से 1200 वर्ड्स का होता है। ठीक है, फिर आपका ये आता है एलओआर, जो कि मैंने आपको बताया, यानी रिकमेंडेशन लेटर। ये आप किसी भी प्रोफेसर से या फिर किसी भी मैनेजर से ले जा सकते हैं, या उनसे आप ले सकते हैं, और ये यूजली 2 या 3 लेटर्स चाहिए ही होते हैं हमको। तो जब ये आपका जब डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वाला प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा रेडी होता है, एसओपी रेडी होता है, एलओआर होता है, तब नेक्स्ट स्टेप जो आपको उसमें ध्यान रखना होता है वो अब होता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। अब इस एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, अगर आप देखेंगे तो मैंने एक इस स्लाइड के थ्रू बताने की कोशिश की है कि आपको यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल से, या फिर यूके के यूसीएस से, या यूएसए के कॉमन ऐप से, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने लास्ट डेक में बताया, आपको वो अपलोड करने होते हैं, और अगर इसकी कोई एप्लीकेशन फी है तो वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर जो है भेजती है, जो या तो आपका इसमें कंडीशनल होगा या अनकंडीशनल होगा। अब बात आएगी कि कंडीशनल का क्या मतलब है। तो देखिए, कंडीशनल का यहाँ पे मतलब ये है कि कुछ चीजें अभी जैसे पेंडिंग है, जैसे आपने अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद आपका कोई आपका आईएलटीएस स्कोर की है, या डिग्री की है, डिग्री की कंप्लीशन है वो पेंडिंग है, या आपकी मार्कशीट जो वो पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपका उस पर देखा जाता है। फिर स्टूडेंट को जो है वो ऑफर जो है एक्सेप्ट करते हैं। जब ये सारी चीजें मिलती है उसके बाद वो स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उसके बाद उसको यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो डिपॉजिट करनी होती है। जैसे अगर आप यूके, जैसे लंदन या आप अगर हैं, तो वहां पे आपको पाउंड में, एग्जाम्पल के लिए मतलब बता रहा हूँ, कुछ 3000 पाउंड देना पड़ेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपके जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में आपको कुछ 10,000 जो डॉलर्स में है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑफर लेटर आपको मिल रहा है, तो आप सारी इंफॉर्मेशन, ट्यूशन फीस टाइम पे जो दिया है वो उसको भरें, और उसी के हिसाब से फिर ये आपका प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ जाता है, और आप उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ये उसके बाद जब आपका मान लीजिए ऑफर लेटर आ गया, आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन मिल गया कि ठीक है, तो भाई डेफिनेटली अगर आप जाएंगे तो जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को लगता है जब वो फर्स्ट टाइम कंट्री के बाहर जाएगा, वो हो गया आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट के लिए वीजा प्रोसेस। देखिए, हर कंट्री में एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे यूके का, देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया का अलग दिखाया है, यूएसए को, मैं हो सकता है मैं आपको उसको थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे यूके में इसे कहते हैं सीएएस। अब ये सीएएस जो है वो आपका है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडीज के लिए।
वही ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे इसको हम कहते हैं COE, जो कि आपका कहा जाता है कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, जो कि, और अगर आप यूएसए में देखेंगे तो यहां पे उसको बोला जाता है I-20। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स वीजा के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे आपका अगर यूके का अगर आपको वीजा चाहिए तो आपको वीजा दिया जाएगा, तो किस तरीके से जाएगा, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। डेफिनेटली पासपोर्ट रहेगा, आपका CS रहना चाहिए, IELTS रहना चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ रहना चाहिए, अगर आप देखेंगे TB टेस्ट होना चाहिए, वीजा की फी, और इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज यानी IHS की हम जो बात कर रहे हैं। यही सेम चीज अगर मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास के लिए बोलूं तो वहां के सब क्लास 500 वीजा के लिए चाहिए। वहां पे आपके पास COE होना चाहिए, OSHC होना चाहिए, इंश्योरेंस जो मैं बोलूं, फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपका जेन्युइन स्टूडेंट स्टेटमेंट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। वही सेम चीज अगर आप यूएसए के लिए देखेंगे तो यूएसए के लिए आपके पास F1 वीजा के लिए चाहिए, जो आपको वहां पर रहेगा। तो जैसा आपको मैंने बताया I-20 होगा, सर्विस फीस होगी, DS-160 फॉर्म होगा, वीजा फी होगी, और जो यहाँ यूएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका वीजा का इंटरव्यू। तो देखिए यूएसए में वीजा इंटरव्यू जो होता है वो मैंडेटरी होता है, वहां पे आपको इंटरव्यू देना ही होता है। जबकि अगर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो यूजली वो नहीं लगता, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने प्रोसेस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको फॉलो ही करना पड़ता है। तो इंटरव्यूज में अगर आप देखेंगे तो पूछे वाले जो आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे बहुत कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वो बहुत हेक्टिक है, आप जा रहे हैं, बट एटलीस्ट वो कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई अगर है आपने यूनिवर्सिटीज है, क्यों चुनी है आपने यूनिवर्सिटीज, का रीजन क्या है, ये कोर्स आपने क्यों चुना, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपका स्पॉन्सर कौन है, और आप सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ आए तो इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। और हाँ, ये सबसे अच्छी बात ये है कि हर कंट्री में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, एजुकेशन लोन्स क्या है, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स क्या है, इनका प्रूफ क्या है, IT रिटर्न्स आपका कैसा है, सैलरी स्लिप, या आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है कि नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इसी के बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि आप जो है वहां के हिसाब से उसमें किस तरीके से सेटल होंगे, या आपको वहां पे कंसिडर किया जाएगा कि नहीं करा जाएगा। तो ये प्रोसेस हमको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको वीजा के लिए बताया है। अब जैसा मैंने आपको बताया ये है आपका आखिरी स्टेज। भाई अब आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका वीजा हो गया, जैसा मैंने आपको सारे स्टेप्स में बताया, अब आपका वीजा कंप्लीट हो गया है, तो आखिरी स्टेज है कि अब आपको कंफर्म होकर आपको जाना है, कंट्री से बाहर जा रहा है, इंडी से। तो इसको मैं अगर बोलूंगा तो प्री डिपार्चर आपको बोलूं मैंने एक प्रिपरेशन हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले क्या है भाई, आप अगर जा रहे हैं तो वहां पे अकोमोडेशन आपको अरेंज करनी होती है, राइट। तो वो कैसा रहेगा, आपका वो यूनिवर्सिटीज हॉस्टल है, या प्राइवेट प्राइवेट अकोमोडेशन में, या आप कोई शेयर्ड फ्लैट में, या किसी होम स्टे पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अकोमोडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मैं वहां पे किस तरीके से हम लोग वहां पे रहेंगे। फिर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका फॉरेक्स और इंश्योरेंस। अभी फॉरेक्स और इंश्योरेंस में आपके पास, यहाँ पे कहने का मतलब आपके पास फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए, करेंसी एक्सचेंज होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो भाई आप जा रहे हैं तो उसके बाद आपकी फ्लाइट बुकिंग भी करनी होती है, और साथ ही यूनिवर्सिटी का प्री डिपार्टमेंट सेशन भी अटेंड करना होता है। तो और ये जब सारी चीज कंप्लीट हो जाती है, फाइनली आपका आता है डिपार्चर डे। यहां पर मैं अगर बोलूं डिपार्चर, जब स्टूडेंट जो है फाइनली अपने साथ कैरी करता है पासपोर्ट, ऑफर लेटर, और एज पर कंट्री के हिसाब से CS, I-20, SUE, जिस कंट्री के लिए आप जा रहे हैं, मतलब वीजा, सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, और इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब सारी चीज होती है, जैसा मैंने आपको बताया किस स्टेप में मैंने बताने की कोशिश की। और जब ये सब सारा रेडी होता है तो वो फ्लाइट से बैठ के जाने के लिए, जिस कंट्री के लिए भी वो उस यूनिवर्सिटी को फाइनल किया होता है, वो उसके लिए रेडी होते हैं, और वो फ्लाइट से होके उस कंट्री के लिए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये था पूरा स्टडी का अब्रॉड का एडमिशन प्रोसेस, जो कि मैंने आपको प्रोफाइल से लेके डिपार्चर तक जो बताया, कहीं पूरे 21 स्टेप में। अगर आप भी विदेश में फॉरेन कंट्री में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, या आप एक काउंसलर हैं और ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कंट्री में पढ़ाई करना चाहते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।